हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सीरीज 14, जिसमें 500 क्वेश्चन की एक जो क्रमिक श्रृंखला चल रही है। और उसमें जो आज का ये जो नंबरिंग है वो है 326 से 350। ठीक है, तो 326 से 350 जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो आइए इसको देखते हैं और साथ में हमारे आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रवृत्ति। ठीक है, अमेरिका में जो किशोर अपराध जो वृत्ति है वहां पर जो निष्प्रभावन प्रवृत्ति है, ठीक है, उस पर किसने चर्चा की, यानी टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये किसने चर्चा किया है, तो कोहेन, सदरलैंड, मार्जा, जी साइक्स या डब्ल्यू जी मिलर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी डी मार्चा एंड जी साइक्स ने। ठीक है, ये किसने किया था, अमेरिका में जो किशोर अपराध वृत्ति पर जो निष्प्रभावन प्रवृत्ति का अध्ययन किया था, ये किया था डी मार्चा एंड जी साइक्स महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें है कि सुधारक जो संस्थाएं हैं वो किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं, अन्यथा जो सुधार प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो सुधारक जो संस्थाएं होती हैं वो जो किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रत्याशित समाजीकरण, प्रौढ़ समाजवाद, पुनः समाजीकरण या पुनर्वास। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये होगा आपका जो है पुनः समाजीकरण। क्या होगा, पुनः समाजीकरण। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि किसने निजात केंद्रीयता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो निजात केंद्रीयतावाद, कभी कभी निजात केंद्रीयता, इंग्लिश में यहाँ पे सिर्फ रहेगा क्या, एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिज्म आप लोग याद रखिएगा। इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, डब्ल्यू जी समनर महोदय ने। किसने, डब्ल्यू जी समनर। इनकी एक फ्रेंड्स पुस्तक भी पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, वो क्या है, फोकवेज। ठीक है, तो फोकवेज इनकी एक पुस्तक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें देखिए एक पुस्तक पूछी गई है, एथनिक प्लुरलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो एथनिक प्लुरलिटी इन इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है। ठीक है, तो ए सेमरहान, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट बीरस्टीड, ए.आर. देसाई। ठीक है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो कौन है, वो है R.A. सेमरहान महोदय। तो देखिए नई पुस्तक है और नए राइटर भी है, क्योंकि देखिए एम.एन. श्रीनिवास और ए.आर. देसाई, बीरस्टीड को हम लोगों ने बहुत, क्योंकि हम लोगों के नेट वगैरह के हमेशा सिलेबस में रहे ये लोग। ठीक है, तो इन लोगों की पुस्तक ऐसी कुछ नहीं थी। बीरस्टीड की द सोशल ऑर्डर पता ही है आप लोगों की, देसाई की नेशनल सेंट्रिज्म वगैरह करके आती है ना, वो सब है। इनकी श्रीनिवास की सारी पुस्तकें आप लोगों को, रिमेम्बर्ड विलेज वगैरह पता ही है। ठीक है, लेकिन ये जो है एथनिक प्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, तो ये पुस्तक हम लोगों ने देखा जाए तो नहीं इन लोगों की देखी है, तो किसकी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करिए कि जब कोई नया रहे और आप उस राइटर को ना पढ़े रहे जिसको आप बार बार सिलेबस में पढ़े हों, तो जब कोई ऐसा कुछ नया नाम रहे तो आप उसी को लगाइए। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन सही हो सकते हैं गैस वाले। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है। ठीक है, तो जो राष्ट्र निर्माण है उस पथ में कौन सी बाधा है ये बताना है। तो श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक असमानताएं ए और बी दोनों, पश्चिम शिक्षा प्राप्त नेतृत्व। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें ए और बी दोनों बहुत करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी श्रेणीबद्ध जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी बाधा है, और जो आर्थिक असमानताएं हैं ये तो हैं ही। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भारत के राष्ट्र निर्माण के पथ में क्या है, ये प्रमुख बाधाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसमें है कि जब दंपति कानूनी रूप से अलग थलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र ना हो, तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी जब दंपति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, न्यायिक विच्छेद, तलाक, परित्याग, दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। तो फ्रेंड्स, इसे जो कहते हैं वो कहते हैं न्यायिक विच्छेद। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण क्या है, जर, जोरू और जमीन। ठीक है,
तो जो ग्रामीण हमारा जो समाज है वहां पे जो विभाजन है उसका जो प्रमुख कारण है ये क्या है, जर है, जोरू है और क्या है, जो जमीन है। ठीक है, तो तीन चीजों को कारण बताया था। ये क्वेश्चन आपके नेट वगैरह में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मैंने नेट का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेविस, ड्यूमा, लुइस बिर्थ, ए.आर. देसाई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आस्कल लेविस। ठीक है, क्या है, आस्कल लेविस महोदय ने ये कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई है हर जगह, चाहे वो पीजीटी हो, हायर हो, आरपीएससी हो। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड देखिए एक शुभ सूचना भी है कि आरपीएससी हमारे यहाँ तो वैसे देखिए पीजीटी, हायर और एनटीए नेट का सब टेस्ट वगैरह चल रहा है वीकली, लेकिन आरपीएससी चूंकि आरपीएससी का भी पिछली बार बैच स्टार्ट हुआ था, बच्चे सेलेक्ट हुए थे वहां से, तो उसके बाद में अभी जब ये आपका वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जो लोग पहली बार तो फॉर्म ना फिल किए हों वो 17 तक अपना फॉर्म उसको भर लें। ठीक है, जो लोग ना कर पाए हों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि फॉर्म आया है और कब चला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं क्योंकि इसका समय भी थोड़ा सा कम है भरने वाला। तो जिन लोगों को ना पता हो वो लोग अपना फॉर्म वगैरह भर दें 17 तक। और वहाँ की जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी जैसे जो थिंकर्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो वहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीकली टेस्ट सीरीज वहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट की जा रही है। तो जो लोग जुड़ना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी मैसेज कर रहे थे कि वहाँ की जो क्लासेज वगैरह है वो स्टार्ट की जाए, तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो अपना संपर्क कर सकते हैं सर से। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है, जुर्गन हैबरमास, एंथोनी गिडेंस, जैक्स डेरिडा, माइकल फूकॉल्ट। तो फ्रेंड्स इसके जो राइटर हैं वो है कौन, एंथोनी गिडेंस महोदय। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है। ठीक है, तो इनकी पुस्तकें पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम किनके सुधार के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो बॉस्टल स्कूल है और जो रिमांड होम है वो किसके सुधार के लिए, तो पीजीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि किसके सुधार के लिए होते हैं फ्रेंड्स, वयस्क अपराधी, अभ्यस्त अपराधी, किशोर अपराधी, कठोर अपराधी। तो क्राइम वाले पार्ट से हर बार क्योंकि आपके सिलेबस में है तो क्राइम वाले पार्ट से हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निकालने की कोशिश की है पूरे टॉपिक से कि आपका एक बार कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्राइम वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन को लगाया गया है आज। तो बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम किसके सुधार के लिए है, ये है फ्रेंड्स जो है किशोर अपराधी के लिए। किसके, किशोर अपराधी के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देखिए बॉर्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, तुर्कीम या जी टोडे। ठीक है, तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, ये किया था बॉर्न क्रिमिनल यानी जन्मजात अपराधी का सिद्धांत जो किसने दिया था, लोम्ब्रोसो महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि समाजशास्त्री विचलन शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करते हैं जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो जो समाजशास्त्री होते हैं विचलन शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करते हैं जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये किसकी है, जॉनसन, फेडरिको, सेलिन या हार्डन तथा हंट। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, फेडरिको की। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इसका, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किसने कहा कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। तो मस्तिष्क के ऊंचे धरातल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कौन करेगा, लेवी स्ट्रास, जियापाल सात्रे, जीपी मर्डाक, एफ नॉडल। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है कि मस्तिष्क के ऊंचे धरातल पर लेवी स्ट्रास बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी लेवी स्ट्रास, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला है इसमें कि विचलन स्वयं समाज की संरचना एवं संस्कृति का ही परिणाम है। ये किसने कहा है, तो जो विचलन होता है ये स्वयं समाज और जो उसकी संरचना एवं संस्कृति का ही क्या है, परिणाम है। ये किसने कहा है, मर्टन, जॉनसन, जो है सीमेंस या कोहेन। ठीक है, तो ये किसने कहा है फ्रेंड, विचलन जो स्वयं समाज की संरचना एवं संस्कृति का ही परिणाम है, तो ये कहा है आर के मर्टन महोदय ने। किसने कहा है, आर के मर्टन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, ये हायर वगैरह में बहुत बार नेट वगैरह में तो पूछी ही गई है। ठीक है, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो मेलिनोव्स्की, क्रोबर, ब्राउन या टाइलर। तो फ्रेंड्स ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, इसके जो लेखक हैं वो है कौन, मेलिनोव्स्की। ठीक है,
तो मैलिनोव्स्की हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा। ठीक है, तो जो कार्यपरक सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में जो विकल्पों की अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की है? तो पार्सन्स, मर्टन, मैलिनोव्स्की, माइलडुकिन। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? ये किया था आर.के. मर्टन जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगला इसमें कि किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो जो संघर्ष है वो कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में क्या करता है? वृद्धि करता है कभी कभी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जॉर्ज सीमेल, कोजर, डेरेनडार्क या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था ये कहा था कोजर महोदय, L.A. कोजर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तकनीक में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? जो तकनीक होती है उसमें तीव्र वृद्धि, जैसे कोई तकनीक है उसमें जो तीव्र वृद्धि है तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में जो धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? यानी जो तकनीक थी वो तो बहुत तेज वृद्धि हो गई, लेकिन जो हमारी सामाजिक संस्थाएं और जो हमारे परंपरागत विश्वास थे, धर्म थे, ठीक है, संस्कार थे, वहां पे बहुत उसमें धीमे परिवर्तन होता है। तो उसमें जो एक सामंजस्य जो विभेद हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन या सांस्कृतिक आत्मसातकरण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रेंड्स सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना ये किसने दिया था? ये दिया था, कभी कभी ये अवधारणा पूछ ली जाती है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आगबन महोदय ने। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पीजीटी में तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो ये भी इसी समय ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थित की जागरूकता निम्नलिखित रूप में ज्ञात है। क्या है? जो सामाजिक वर्ग है उनमें जो सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थित की जो जागरूकता होती है वो निम्नलिखित रूप में ज्ञात है। तो किसमें? वर्ग निर्माण में, वर्ग चैतन्यता में, या वर्ग प्रधानता में, या वर्ग अश्लेषण में। ठीक है, तो ये किसमें है फ्रेंड्स? ये करता है वर्ग चैतन्यता। ठीक है, यानी वर्ग चेतना। ठीक है, जिसकी बात कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अविलक्षण विशेषता नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जो जाति व्यवस्था है उसकी विशेषता नहीं है? तो अधिक्रमिक वर्गीकरण, अंतर्विवाही संस्तरण, अनुलंब गतिशीलता या प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अधिक्रमिक वर्गीकरण है ये तो होता ही है, अंतर्विवाही संस्तरण भी इसमें पाया जाता है, प्रदत्त परिस्थिति भी होती है। ठीक है, लेकिन जो अनुलंब गतिशीलता है ये नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 345। इसको देखेंगे कि महिलाओं की संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें ये बताना है। तो देखिए ये इसमें जो है कौन सा सही है? तो देखिए दहेज निरोधक अधिनियम तो 1961, उसके बाद में हिंदू विवाह अधिनियम ये है 1955, और उसके बाद में विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा कि महिलाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु अधिनियम बनाए गए, तो ये सभी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी, यानी जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये भी महिलाओं से, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये भी है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो ये सारे अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंगल ही पूछ लिया जाता है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब है? 1961। हिंदू विवाह अधिनियम कब बनाया गया? ये 1955 आपका हो गया। विशेष विवाह अधिनियम बहुत बार पूछा गया 1954। हिंदू उत्तराधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1956, जिसको दत्तक पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी सही है। ठीक है, तो ऑल इसमें सही हो जाएगा, ई वाला। SC/ST को राजनैतिक संरक्षण किन किन अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? तो SC/ST को जो राजनैतिक संरक्षण है वो किन किन अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है फ्रेंड्स? ये बताना है। तो ये मिला है अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330। ठीक है, तो इसके तहत क्या मिला हुआ है? SC/ST को राजनीतिक संरक्षण जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला इसमें कि पिछड़ा आयोग को नियुक्त करने का अधिकार किसे है?
संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या राष्ट्रपति को। तो पिछड़ा आयोग को नियुक्त करने का जो अधिकार प्राप्त है वो किसे है फ्रेंड्स? वो है राष्ट्रपति महोदय को। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि द ओरिजिन ऑफ द फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो इसमें दो बुकें हैं, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली और अगला है इसमें ये भी द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ये भी पूछी गई है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये भी दोनों पुस्तकें हैं। किसकी हैं? इसके लेखक कौन है? एंजल्स, मार्क्स, मॉर्गन, हॉबहाउस। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तकें लिखी थी द ओरिजिन ऑफ द फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसके जो लेखक हैं वो हैं एंजल्स महोदय। ये कौन थे? ये मार्क्स के मित्र थे। ठीक है, तो फ्रेंड थे उनके। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा एंजल्स। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, वर्ड रिवलेशन एंड फैमिली पैटर्न्स। पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो वर्ड रिवलेशन एंड फैमिली पैटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो चीपी मर्डॉक, विलियम जे गुडे, लेवी स्ट्रास, R.H. जो है लुई। ठीक है, तो वर्ड रिवलेशन एंड फैमिली पैटर्न्स, तो वर्ड रिवलेशन एंड फैमिली पैटर्न्स के जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है विलियम जे गुडे महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है? ठीक है, तो संपूर्ण संस्था, ठीक है, संपूर्ण संस्था नहीं है। तो एक कॉन्वेंट स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल, एक मानसिक रोगी आश्रम, एक क्रूज। ठीक है, तो एक जो कॉन्वेंट स्कूल होता है वहां पे उनकी संपूर्ण संरचना होती है, उनकी संपूर्ण संस्था होती है, उनका सारा स्ट्रक्चर होता है। एक जो बोर्डिंग स्कूल होता है ये भी होता है। एक मानसिक रोगी आश्रम जो बनाया जाता है वहां पे भी सारी सुविधाएं होती है, लेकिन जो एक क्रूज है वो नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? इसका क्रूज जो है वो सामाजिक संपूर्ण संस्था नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आज की जो ये क्विज है यहीं पे ये समाप्त हो रही है। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद।